आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के फेवरेट शो दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। यस ऑफ कोर्स, आज आपको इंतजार होगा किस शख्सियत से शिवा हमें मिलवाने वाली है, किससे रूबरू करवाने वाली है। आपको बता दें, नए दौर के, आज के दौर हाजिर में जो बहुत ही मकबूल है लोगों में, जिनकी शायरी कमाल की है, जो बाकमाल लिखते हैं, कितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। वो जो हम ढूंढते हैं ना, यहाँ वहाँ तलाशते हैं, आजकल के गानों में शायरी नहीं मिलती। ये उन चुनिंदा शायरों में से एक है जिनकी शायरी कमाल की रहती है, जो मीनिंगफुल रहती है, जो समाज में फैले हुए जो भी चीज़ें हैं उनकी अक्कासी करते हैं, हमें आईना दिखाते हैं अपनी शायरी के हवाले से, के एतबार से। ये हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के नौजवान शायर, जिनका नाम है तनवीर गाजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अरसे से हम चाहते थे कि आपकी शायरी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें, आपको बुलाएं, साथ ही साथ कुछ पुरानी यादें भी आपके साथ ताज़ा करें। कई सारे पुराने लिरिक्स राइटर्स को भी, कई शायर हजरात को भी आपने पढ़ा होगा, जिनका ज़रा सा असर दिमाग पे होगा। कभी कभी वो बातें आती हैं ना, हर एक शायर अपने अपने एतबार से एक चीज़ को अलग तरीके से पेश करता है। बात तो एक ही कहता है, पर अल्फाज की जादूगरी होती है, वही कमाल करती है। अंदाज, कहने का जो अंदाज होता है वो मुख्तलिफ होता है, मुनफरद होता है। चूँकि आप बहुत बड़े शायर भी हैं। अब मोहब्बत है। सबसे बढ़िया बात है कि लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में। शुरुआत करेंगे अमिताभ बच्चन साहब ने जो नरेट किया उस पोइम को, हम बात कर रहे हैं पिंक फिल्म की। जी। आपकी पोइट्री की वजह से वो ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी, सबके सामने आ गई। तो किस लिए हताश है? हाँ, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? ये सुना है कि ये पोइट्री आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई थी। हाँ, पहले से लिखी हुई थी। फिल्म से पहले बहुत कई बरस पहले मैंने लिखी थी, उसके बाद उसको मूवी में एक्चुअली डाला गया। कैसे डाला क्या गया? मुझे वो जो पिंक फिल्म है उसके लिए एज ए लिरिसिस्ट मुझे अप्रोच किया गया। उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मेरी एक फ्रेंड है, हरदीप कौर सिंगर हैं, वो शांतनु मोहित्रा, और वो किसी गाने पर कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो उनको चाहिए था कोई नया लिरिक्स राइटर। अच्छा, तो उन्होंने, हरदीप ने कहा कि भाई एक अच्छे राइटर है, मेरी कुछ लाइनें जो हरदीप के लिए लिखी थी मैंने कुछ लाइंस, वो लाइंस उनको सुनाई, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई एक ट्यून है और इस ट्यून पे आपको गाना लिखना है। थोड़ी सी सिचुएशन बताई, लेकिन कहा कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, तो और आप अभी चाहें तो डमी लिख दें, हम फिर और देख लेंगे। हाँ, क्या इसको दोबारा लिखवा लेंगे आपसे। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मैं डमी लिख दूँ तो हो सकता है ये किसी और राइटर से लिखवा लें। मौका गंवाना नहीं चाहते। और लेकिन वक्त कम था मेरे पास, और वो फिल्म अच्छी थी, पिंक, अमिताभ बच्चन, सारी चीज़ें। तो वो मैंने कुछ लाइनें लिखी उनको, उन्होंने ट्यून दिया, 10 मिनट में मैंने मुखड़ा लिख दिया, और वो उनको बहुत अच्छा लगा। उनको सिर्फ मुखड़ा ही चाहिए था, लेकिन उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतना जल्दी लिख दूंगा। तो फिर उन्होंने और कहा कि आप एक काम करें, इसका अंतरा भी लिखते हैं। तो मैंने उसका अंतरा भी लिख दिया। हाँ, 10 मिनट में अंतरा भी, 20 मिनट्स में मैंने गाना लिखा वो, और वैसा का वैसा वो मूवी में है। तो हाँ, फिर हमारे शांतनु मोहित्रा का मेरे एक रिश्ता बना। फिर उन्होंने सुजीत सरकार से मिलवाया, जो उसके प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म के। हाँ, और तो डिस्कस हुआ, कुछ शायरी वायरी भी आ सकती है इस फिल्म में। तो फिर मेरे याद आया, मेरे पास एक नज़्म है, एक कविता है जो ऑलरेडी लिखी हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहानी थोड़ी मैंने सुन रखी थी कि इस फिल्म के साथ जाएगी। जी बिल्कुल। तो वो मैंने शांतनु मोहित्रा को भेजी। कितनी बड़ी थी वो? शायद लंबी थी, तवील थी? हाँ, वो थोड़ा, मतलब जितनी है उसमें कुछ लाइन एक्स्ट्रा थी, तो वो मैंने एडिट करके उनको भेजी कि एक फिल्म में है तो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। तो वो उनको दिया, उन्होंने फिर सुजीत सरकार को भेजा। तो वो उन्होंने पढ़ी होगी, कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, एक आध महीना हो गया। मैंने चलो शायद उनको पसंद नहीं आई। फिर अचानक फ़ोन आता, उन्होंने बच्चन साहब को भेजे, अमिताभ बच्चन साहब को। तो बच्चन साहब को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक हफ्ते में इसको रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, तो फिर मुझे कॉल आया कि भाई बच्चन साहब को आपकी कविता बहुत अच्छी लगी और उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और जब आपने कविता लिखी थी तो आपके जहन में ये था कि अमिताभ बच्चन साहब कहीं ना कहीं किसी पड़ाव पर हमसे टकराएंगे और इसको नरेट करेंगे, शायद जहन में था? नहीं, उस पोइट्री का जो डिक्शन था, जिस किस्म की लफ्जियात उसकी थी, तो मुझे
मेरा जी चाहता था कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ इसको मिले, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि पता नहीं कि ज़िंदगी में हर आदमी कुछ सोचता है, ज़रूरी नहीं कि वैसा हो जैसा आप सोचते हैं। तो वो मैंने एक चीज़ सोची थी, पता नहीं उस वक्त खुदा शायद सुन रहा था, वो उसे महसूस कर रहा था, तो वो हाँ आपकी सोच जो तब थी, हाँ उसमें बहुत सच्चाई थी एक्चुअली। हाँ दिमाग और दिल का तालमेल था, राब्ता बढ़ गया हाँ और जुड़ गया इनका आपस में, और फाइनली वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई। वो ख्वाहिश पूरी हो गई। कमाल है। वेल, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। ये हमें पता ही नहीं था कि किस तरह से ये आपकी कविता जो है वो आपके अशार जो है मूवी में आ जाएंगे और अमिताभ बच्चन साहब नरेट करेंगे उसे। इसके अलावा एक और इसमें गाना है कारी कारी। हाँ कारी कारी, वो हाँ, कुरतुलैन बलूच एक सिंगर है, उन्होंने गाया था। या दैट्स वेरी नाइस। वो भी बहुत पॉपुलर हो गया था इसका। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई। शुरुआती दौर सुना है आपके साथ इत्तेफाक काफी हुए हैं। हाँ इत्तेफाकात, इत्तेफाकात का खेल है। हाँ। ये महज इत्तेफाकात का खेल है। जिंदगी में इत्तेफाक आपके साथ होते रहते हैं, हर पड़ाव पर, हर लम्हे पे। आपके साथ ये इत्तेफाक तो बड़ा अच्छा रहा। जी जी। तो इसके अलावा भी कुछ शायरी भी इत्तेफाकन हुई आपके साथ? अभी मैं शायरी तो करने लगा था, लिख रहा था, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि मैं शायर हूँ। मुझे लगा कि ऐसी मैं कुछ लाइन वाइन लिखता हूँ, बस कुछ शायर हूँ नहीं। फिर ये हुआ कि मैं उम्र थी 12-13 साल और गांव का माहौल था, नदी, नागपुर के रहने हाँ नागपुर से करीब एक जगह है नांदूरा, वहाँ की मेरी पैदाइश। वहाँ 21 साल तक रहा, उसके बाद मैं किसी और शहर अमरावती शिफ्ट हुआ उसके बाद। तो वही मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। नांदूरा एक बहुत छोटा सा कस्बा है, देहात की तरह लगभग। तो वहाँ पे एक दरगाह पे मैं गया, वहाँ सूफियाना महफिलें होती थी, कव्वालियाँ होती थी, सुनता था। तो शायरी कर रहा था, लेकिन किसी को बताया नहीं था कि मैं शायरी करता हूँ। तो वो दरगाह पे गया तो एक फ़कीर बैठे हुए थे, वो आज भी ज़िंदा हैं, उनका नाम है उमर दराज। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया अचानक और बिठाया और कहा कि शायरी करते हो। तो मुझे हैरत हुई कि इस आदमी को कैसे पता कि मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा मैं लिखता हूँ। आपके हाव भाव से शायद पता चलता होगा कि हाँ हो जो लिखते हैं वो थोड़े बहुत बड़े संजीदा होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते नहीं। हाँ ये हो सकता, बंदा शायद वसी टाइप का है। हाँ वो हो सकता है, जैसा आप कह रही हैं कि वो देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा। हाँ तो उन्होंने, आप सोच रहे हैं कि क्या अंदाजा लगाया था, जब उन्होंने क्यों लगाया था अंदाजा? अच्छा लगाया होगा ना अंदाजा? हाँ कि वो कि भाई ये बंदा शायरी। तो मैंने उनको कुछ शेर सुनाए तो उन्होंने कहा यार आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। फिर वो मुझे वहीं गांव में कई जगहों पे लेकर के, जैसे नाई की दुकान है वहाँ पे खड़ा कर दिया कि भाई इस बच्चे के शेर सुनो, और चाय खाने में खड़ा कर दिया। और वहाँ मतलब वो ऐसे लोग थे जिनका शायरी से बहुत ज़्यादा कोई तालमेल नहीं था, लेकिन उन लोगों को मैंने सुना और उन्होंने बहुत तारीफ़ें की, बहुत वाह की। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई चलो मैं कुछ ठीक लिख रहा हूँ। फिर वो सिलसिला चल पड़ा। लेकिन ये जो आपने बात कही कि आप लिखते थे जी, लेकिन अपने पास ही रखते थे, हाँ, अपने तक ही महदूद और सीमित रखा था अपनी शायरी को। आप मंजर आम क्यों नहीं लाना चाहते थे? मुझे लगता था कि मैं ठीक नहीं लिखता हूँ। आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं था, भरोसा नहीं मुझे नहीं था भरोसा। मुझे लग रहा कि यार ये कोई कुछ खास नहीं है। बट ये शायरी आई कैसे आपके अंदर? कुछ ना कुछ आपने कहा इत्तेफाकन ऐसा हुआ, अब कोई ना कोई आपके साथ हादसा तो पेश आया होगा। कहते हैं ना एक शायर की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी होना जरूरी होता है। कमी को महसूस करेगा तब शायर वजूद में आएगा। किसी की तलाश में आप निकल पड़े थे या तलाश पूरी नहीं हुई थी आपकी? नहीं, मैंने जब शायरी शुरू की तो उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था, बहुत उम्र कम थी और शायरी कर रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात हैं कि वो शायरी ने एक रुख अपना चेंज किया थोड़ा। हाँ थोड़े रुख इख्तियार आज हवाओं ने जो किया, यूं पलट हुआ मेरा, जिंदगी गई बदल। ऐसे ही हुआ आपके साथ? हाँ हर आदमी के साथ कुछ हालात होते हैं। वो हालात उसको एक्चुअली एक आग की भट्टी की तरह, जिस तरह मिट्टी का बर्तन उसमें मजबूत होता है तो मजबूत बनाने के लिए होते हैं उस वक्त। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखना होता है। हालांकि मैं टूट रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि फिर अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मतलब इश्क का चक्कर था। हाँ तो किस उम्र में आपको इश्क हुआ था और कैसे वो मुकम्मल नहीं हो पाया? मेरे ख्याल से उस वक्त मेरी उम्र होगी 17 साल में आप इश्क के चक्कर में पड़े। शायर तो थोड़े थे ही पहले आप, उसके बाद पक्के शायर बन गए आप। हाँ उसके बाद मेरी शायरी में थोड़ा सा एक रंग तब्दील हुआ।
उससे पहले किस तरह की शायरी? आप सूफी हाँ, kind of सूफियाना शायरी किस्म करते की थे? और डिफरेंट टॉपिक पे होती, फिर धीरे धीरे मोहब्बत की शायरी करने लगे। फिर क्या हुआ, क्यों छोड़ के चली गई वो आपको? आई मीन कुछ क्या हुआ हालात था? ऐसे ऐसे मजबूरियाँ होती हैं, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, कुछ मजबूरियाँ थी तो वो ये था कि वो नहीं हो पाया चीज़ें। बहुत जज्बाती होते हैं ना शायर। हाँ। समझ में आता है। सो उसके बाद जब आप दूरी इख्तियार कर ली, जो भी मोहब्बत अधूरी रहेगी आपकी, जी। तो उसके बाद कौन सा शेर आपने लिखा था, कौन सी नज्म या कोई गज़ल आपने लिखी थी, उसके बारे में ज़रूर सुनना चाहेंगे। कई बहुत से शेर मैंने लिखे, मैं एक 4 लाइन सुना देता जरूर हूँ। सुनाएं। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। वाह, सो लवली। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। वाह, सो लवली। थैंक यू। ऐसे कैसे इन शायर हजरात को जो इतना खूब लिखते हैं कोई छोड़ के चला जाए? नहीं, मैंने कहा वजह क्या होती है? मजबूरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, मजहब होता है। अच्छा, हाँ, और इख्तिलाफात हो जाते हैं इख्तिलाफात फिर। हो जाते यस। ठीक है। एक मिसरा है, इश्क नाकाम से ही जिंदगी नाकाम नहीं। वाह ठीक है, मैं वाह, मुतमईन हूँ, कोई आप मुतमईन हैं। हाँ। लेकिन इस चीज़ ने आपको शायर बना दिया और बहुत आला शायर बना दिया। आप बॉलीवुड में काफ़ी फेमस है आजकल, बहुत अच्छा है। शायद यही वजह है कि आप ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है आपको। मुझे याद है अभी भी एक इवेंट में सुजीत सरकार ने बोला था, आप साइड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला था, सब लोग थे, हाँ। तापसी पन्नू थी, अमिताभ बच्चन साहब थे, जी। उन्होंने बुलाया आपको, पुकारा हाँ। कि आपको शायद पता नहीं है कि ये जो बहुत पॉपुलर हो रही है, मकबूल हो रही है, जी 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 ये कविता जो है जी। ये हमारे नौजवान शायर ने लिखी हाँ, है उन्होंने मुझे और उनका तारुफ मैं देना चाहता हूँ। तब पैन हो गया कैमरा आपकी हाँ, तरफ। हाँ। सो आप लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते हैं, क्यों? पता नहीं, मेरा मिजाज ही वो नहीं है, और मैं लिखना चाहता हूँ और लोगों को अच्छा लगता है, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। वाह, क्या बात है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। हमारी एक गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी आपकी शायरी के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, कुछ और इंस्पिरेशनल बातें आप हमारे नौजवान शायरों तक पहुंचाएंगे और व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। दिल से मैं ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। फाइन, तो आपके सामने कुछ रखा हुआ है, अच्छा, आप इसे खोलना चाहेंगे? ये क्या रखा है? आप देखिए, बॉम्ब फूटेगा, तड़ाप। अच्छा हाँ, ध्यान से खोलिएगा। अच्छा अच्छा। डर डर के खोल रहे हैं आप। जी, इसमें तो आप कुछ एक- कागज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो कुछ कागज चिट्ठियाँ। देखेंगे, एक शायर के लिए कागज बहुत इम्पोर्टेंट रहता हाँ, है। एक कलम भी होना चाहिए था। ओके फाइन, आप एक चूज कर लीजिए इसमें, अच्छा। और जो उस पे लिखा होगा उसी के हवाले से आपको, उसी के एतबार से हम आपसे पूछेंगे, तो आपको कुछ अच्छा, डिलीवर करना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। एक शायर के लिए तो कुछ भी अच्छा, मैं बॉलीवुड impossible के नहीं कुछ होता। ज़्यादा। अच्छा, ये एक आई है 90s लिखा है इस पे। 90s के कई सारे हमारे सामने लिरिसिस्ट रहे, अच्छा, जिन्होंने काफी अच्छा लिखा। समीर समीर साहब 90s में काफ़ी गाने उनके बहुत बहुत अच्छे hit अच्छे हुए गाने थे। लिखे हैं। हाँ, इस पे लिखा है दिल और नीचे लिखा है बेटा। दिल दिल का और बेटा। बेटा दोनों आमिर खान की, दिल और अनिल कपूर की बेटा, मुझे बहुत बहुत पसंद थी मूवीज़। इसके गाने भी मुझे अच्छे लगे। दिल का गाना एक वो खास तौर पे, वो गाना कौन सा, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ दिल खो गया। हाँ, ऑब्वियसली बहुत शुरुआती simple, हाँ, मरहले में उसमें- आपके साथ ऐसा हुआ होगा। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे गाना। अच्छा, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आया, समीर साहब का लिखा होगा, हुआ। हाँ। तो कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। इसको अगर आप आज के दौर में अपने हिसाब से लिखेंगे, तो क्या इसमें जरा सा फेरो बदल करके आप इसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? एक्चुअली मैं ये समीर का लिखा हुआ है, मैं मेरे तरीके से लिखता हूँ। हाँ। और मेरा मीटर भी डिफरेंट होता है, उसकी ट्यून भी डिफरेंट होती है। मैं लिखता तो ऐसे लिखता कि आजकल नींद कम है आंखों में, आजकल नींद कम है आंखों में, तेरे जाने का गम है आंखों में। वाह, सो लवली। कितना फास्ट लिखते हैं आप। थैंक यू। आई एम सो इम्प्रेस्ड। वाह, बहुत शुक्रिया। आज के दौर के शायर देखिए, कौन कहता आज के दौर में शायर नहीं है। शुक्रिया। हमारे सामने तनवीर गाजी साहब जैसे उम्दा शायर हैं।
मैं तो अक्सर 90s के गाने सुनता हूँ, अकेला रहता हूँ तो मज़ा आता है। क्योंकि वो 90s का दौर था हाँ, जब आपके हाँ, साथ इश्क प्यार मोहब्बत का हाँ किस्सा शुरू हुआ था, अफसाने कहानियाँ खड़ी हुई जी थी। जी लव स्टोरीज पे बिलीव करते हैं आप हाँ ऑब्वियसली, जी। या फिर दिल टूटने के बाद लव स्टोरीज पे बिलीव करना छोड़ दिया आपने? नहीं, मोहब्बत है तो ज़िंदगी है, मोहब्बत है तो दुनिया है, मोहब्बत भी यकीन रखता हूँ। मोहब्बत भले ही आपकी पूरी हाँ। नहीं हुई, लेकिन आपको बहुत बड़ा शायर तो बना ही दिया इसने। आप बार बार सोच रहे होंगे जिन बातों को भुलाना चाहता हूँ दिल से मैं आ गया, वही बार बार याद आती है। अगर मोहब्बत के बारे में प्रैक्टिकली भी सोचा जाए तो मैं मोहब्बत घाटे का सौदा नहीं है मेरे लिए। घाटे का सौदा नहीं है नहीं आपके है, लिए। हाँ, हाँ। कुछ दे दिया इसने आपको, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे दिया है। इसलिए जो जिंदगी से हताश होते हैं, निराश होते हैं, दिल तोड़ने के बाद जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बस खत्म हो गई उनकी जिंदगी, उनके लिए आप जैसे शख्स जो है वो काफी कुछ सिखा सकते हैं। मोहब्बत ओके। एनीवेज, अब बात करेंगे जब आपने बॉलीवुड की तरफ एंट्री की, क्या आपको लगता था कि बॉलीवुड में आपकी एंट्री या बॉलीवुड में आपका दाखिल होना या बॉलीवुड की तरफ रुख करना सही रहेगा आपके लिए, या इससे पहले आप चाहते थे कि नहीं मुशायरों में ही ज़्यादातर शिरकत किया जाए? क्योंकि मुशायरे की शायरी थोड़ी अलग रहती है, बिल्कुल आई मीन काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी मुख्तलिफ बहुत फर्क रहती है। है। मुशायरा अलग चीज़ है, लिटरेचर अलग चीज़ है, बॉलीवुड अलग चीज़। फिल्मी दुनिया अलग चीज़। तो कैसे आपने रुख इख्तियार किया फाइनली? एक्चुअली जिस मिजाज का मैं आदमी था और जैसे बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री की जो कहानियाँ मैं सुनता था, तो वो मुझे नहीं लगता था कि मैं इस फ्रेम में फिट हो पाऊँगा। मैं चाहता था कि हो सके गाने आए तो अच्छी बात है फिल्मों में, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं फिल्मों में लिख पाऊँगा और स्ट्रगल कर पाऊँगा। और जिस तरीके से कहानियाँ सुनता तो मुझे नहीं लगता था। लेकिन कुछ लोग थे जो मेरी शायरी पसंद करते थे कि भाई बंदा अच्छा लिखता है, तो वो पहली फिल्म मुझे खुद ऑफ़र हुई। मैं घर बैठा था, चाय पी रहा था, मुझे कॉल आया कि एक फ़िल्म बन रही है, फिल्म का नाम है मंथन, एक कश्मकश। छोटी फिल्म थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन घर पे आपको ऑफ़र आई। उसमें फिर कैलाश खेर ने गाया, सुनिधि चौहान ने उसमें गाने, बड़े बड़े सिंगर थे सब। और तो मेरा एक्चुअली एक ही गाना एक गाने के लिए उन्होंने कहा था कि आप गाना लिखिए, और बाकी गाने रविंद्र जैन साहब लिख रहे थे। तो ये हुआ कि मैंने गाना उनको लिखा, और ये रात करवट बदल रही, आइटम सॉन्ग था एक्चुअली, सुनिधि चौहान से गवाना था। अच्छा, पहला ही गाना आपको आइटम सॉन्ग मिला? शायर को आइटम सॉन्ग मिला पहले, तो सोच क्या रहा होगा तब, आइटम सॉन्ग लिखूंगा कैसे? हाँ, मैं भी सोच रहा था कि भाई मैंने सुने भी कुछ आइटम सॉन्ग, तो उसमें कुछ था नहीं तो सुनने जैसा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर आपने एक्सेप्ट किया? हाँ, मैंने कहा चलो देखते। मैंने एक आइटम सॉन्ग का एक मुखड़ा उनको लिख के दिया, ये रात करवट बदल रही है, हवा भी थम थम के चल रही है, तेरी नज़र जैसे छिपकली है, मेरे बदन पे फिसल रही है। ये उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि और फिसलना। और सुनिधि ने गाया था, इस गाने में लाइफ का पहला गाना था, और सुनिधि चौहान ने बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छा लिखा। फिर ये हुआ कि सारे गाने मेरे हिस्से में आ गए। फिर उसमें कैलाश खेर ने उसका टाइटल ट्रैक गाया, और शान और श्रेया घोषाल ने गाया एक रोमांटिक सारे बड़े सॉन्ग। सिंगर्स हाँ, ने, और अलका याग्निक ने गाया, मधुश्री जी ने गाया। तो वो पहला था, और उस फिल्म से मुझे ऐसा लगा था कि मैंने काम बहुत अच्छा कर दिया, और बहुत इससे मुझे ऑफ़र आएंगे, लेकिन उसका प्रमोशन ही नहीं हो पाया प्रॉपर्ली, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक और ऑफ़र आया, राशिद खान है म्यूज़िक डायरेक्टर, टी सीरीज़ की एक फिल्म थी हेड स्टोरी 2। हेड स्टोरी 2, तो उसी फिल्म के बात कर रहा हूँ। कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी ख़त समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया, कभी आंसुओं से मिटा दिया। जैसे जैसे काम आता गया करता गया। एनीवेज, आपके सामने थोड़ी कहानियों के साथ साथ, बातों के साथ साथ इस पर भी हम थोड़ा जोर देंगे। जैसे कि आपने कहा 90s के गाने आपको ज़्यादा पसंद है, हमने कोशिश की है कि इसमें 90s, few 80s एंड कुछ राज कपूर सॉन्ग्स एंड 60s के कुछ गाने हमने इसमें लिखे हैं। अच्छा, कुछ तो आपको खुद देखने पड़ेंगे आपका। हाँ, अब ये देखिए क्या है इसमें लिखा। इस पे लिखा है किशोर कुमार सिंगर हैं, हाँ, राजेंद्र कृष्ण लिरिसिस्ट हैं,
धर्मेंद्र का नाम लिखा है और एक हिंट दिया, लेटर लिखा है, लेटर। हाँ, तब तो खत खतूत का सिलसिला हुआ करता था, फिल्मों में भी देखने को मिलता था। मैं भी खतों के ज़माने का आदमी। क्या बात है। तो इसको देखिए, हाँ मुझे लग रहा है किशोर कुमार तो बहुत पसंद करता हूँ, और राजेंद्र कृष्ण और धर्मेंद्र। और लेटर का जिक्र याद कर लीजिए, कौन सा गाना था लेटर आपको याद गाना? यस 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 यस, मैं पहुँच रहा हूँ। ये है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। She got it right. ओके। मैं चाहती हूँ इसके आगे थोड़ा सा, मैं कहूँगी इसका एक अंतरा बढ़ा दिया जाए, हल्का सा एक उस अंतरे की 2 लाइनें या 2-4 लाइनें शुरू की लिख देते हैं, बाकी आप जरूर लेकर आओ भाई जल्दी। हाँ, एक पेन पेपर मिलेगा। ओके, थैंक यू। So nice. इसको आपको गा के सुनाना है, इस लिरिक्स को, ठीक है? ओके ठीक है। वो लिरिक्स तो मेरे आधे याद थे, और ये लिरिक्स सामने ये तो सामने पूरे होगी तो। याद रहेंगे। कमाल है, माशाल्लाह, सो फास्ट, अमेजिंग यार, ऑसम। यस, चलिए, वाह। वो जो ट्यून है हर शाम समथिंग, उस ट्यून में गाइए। तू सामने हो तो मेरी सांसें रुकती हैं, मेरी जान ये नजरें तेरे आगे झुकती हैं। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे बेहद अच्छे लगते हैं।